हेलो, कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य बिहार, झारखंड तथा पूर्वांचल के वंचित वर्गों का तक एक मदद पहुंचाना है। इन छात्रों में किस प्रकार से कंपटीशन की तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस की तैयारी कैसे करें, इसका उद्देश्य हमारा है। हम उस कड़ी में पिछले बहुत वीडियो डाल चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उनकी शर्तें क्या होगी। इन सारी बातों को जानने के बाद हम आज उसके हम इस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत क्या है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, इसका अर्थ है कि एक निश्चित मत प्राप्त करने के पश्चात ही राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित होगा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें है कि जो व्यक्ति बहुमत ज्यादा प्राप्त कर लेता है, जो सबसे अधिक बहुमत प्राप्त कर लेता है, बहुमत वाला मत प्राप्त कर लेता है, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में या स्थानीय निकायों के चुनाव में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है उसे हम निर्वाचित घोषित कर देते हैं। जैसे यदि कोई सीट से कोई उम्मीदवार है, वहां कुल 100 मत आता है, यदि कोई किसी भी दल को 22 मत प्राप्त हो गया तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। 22 मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई 18 मत प्राप्त कर दिया है, कोई 17 मत प्राप्त किया है, तो 22 मत वाले को ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस कारण से सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है और उसे वास्तविक में बहुमत प्राप्त नहीं होता। बहुमत का अर्थ होता है कि कम से कम कुल मत आधे से ज्यादा लोगों का मत हो। वह सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति सिर्फ, अर्थात आपके पास सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति को यदि विजय घोषित कर देते हैं, इसका अर्थ है कि अगर 100 मत है तो आपके पास 78 आपके विरोध में है और 78 मत नहीं प्राप्त करने वाला व्यक्ति 78 मत आपके विरोधी हैं, 78% आपके विरोधी है, तब पर भी आप 22% मत लेकर के और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई कि चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, वह प्रथम नागरिक है। इस कारण उनके लिए कोटा सिस्टम लाया जाए। उस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार हमने एक कोटा सिस्टम लाया। कोटा सिस्टम क्या है? उस कोटा सिस्टम में यह मत दिया गया कि कुल वैध मत बाई 2+1। इसका अर्थ है कि यदि 100 है, 2 है, 51 व्यक्ति, यदि 100 मतदाता में कोई 51 व्यक्ति आपके मत प्रदान करता है तो आप विजयी घोषित होंगे।
तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पहला एक निर्धारित किया गया कि आपके पास उतना मत प्राप्त होने के बाद ही वह व्यक्ति उस पद पर निर्वाचित होगा। दूसरा जो सिस्टम है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिंगल ट्रांसफरिंग वोट, जितने प्रत्याशी होते हैं उसमें हमें वरीयता में मत देना होता है। यदि 4 प्रत्याशी हैं तो चारों को वरीयता क्रम में मत प्रदान करना पड़ता है। यदि प्रथम चरण के मतगणना में कोई व्यक्ति निश्चित कोटा को प्राप्त नहीं करता तो फिर द्वितीय वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि द्वितीय वरीयता में नहीं होता तो तृतीय वरीयता, वह वरीयता तब तक गिनी जाती है जब तक कि उस निश्चित कोटा को प्राप्त न कर ले। जब बीबी गिरी का निर्वाचन हुआ था तो उस समय द्वितीय चरण की मतगणना की जरूरत पड़ी थी। अभी तक के राष्ट्रपति के इतिहास में पहली बार जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे तो वही एक समय था जब द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। हम अब आगे है महाभियोग की प्रक्रिया। हमारे यहाँ महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, वह महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। महाभियोग की हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है? हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह अनुच्छेद 61 के अनुसार चलाई जाती है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में इस बात का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाएगा। उसमें यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने पर उन पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन विषय को परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान का उल्लंघन आखिर किसे माना जाएगा, कौन होगा जो जिसे माना जाएगा कि इस राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। इसके लिए शासक या शासक दल के सदस्य या विपक्षी सदस्य जो भी प्रस्ताव लाना चाहते हो वह ला सकते हैं। उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। संसद के कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकता है, लेकिन उसकी कुछ निश्चित शर्तें हैं। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जा सकती है। इस पहले महाभियोग का जो आरोप होता है वह किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जहां तक दूसरे देशों में है तो अमेरिका में किसी भी सदन में नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हमारे यहाँ दोनों सदन में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। हमारे यहाँ कोई भी सदन दूसरे सदन में संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाता है और दूसरा सदन इस आरोप का जांच करता है, अन्वेषण करता है कि क्या यह जांच सही है अथवा गलत है। दूसरा सदन जब इस आरोप का अन्वेषण कर लेगा या करा लेगा तब लेकिन आरोप लगाने से पहले एक संकल्प प्रस्तावित करना पड़ता है। हम जो आरोप लगाते हैं उसके पहले क्या करना पड़ता है? एक संकल्प प्रस्तावित करना पड़ता है। वह संकल्प आरोप लगाने के 14 दिन के पहले 14 दिन पहले लिखित एक सूचना देनी पड़ती है। वह अग्रिम सूचना होती है और दूसरा सूचना जो देना होता है वह कम से कम 1/4 सदस्य उस पर 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए और वह महासचिव के माध्यम से उस सदन के अध्यक्ष को इस बात की सूचना देनी पड़ती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है। जब इस संकल्प को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाता है तब दूसरा सदन इस बात का अन्वेषण करता है या जांच करता है कि
राष्ट्रपति ने क्या संविधान का उल्लंघन किया है या किसी प्रकार का कदाचार किया है, इस जांच में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का या अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। सदन अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय को भी या अधिकरण को भी प्रत्यायोजित कर सकती है, वह किसी सदन को दे सकती है कि इसकी जांच करे। जब यह जांच हो जाने के पश्चात दूसरे सदन के द्वारा भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, आरोप सिद्ध हो गया और उसके बाद संकल्प 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो उस तारीख से ही उस राष्ट्रपति के पद को रिक्त मान लिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत वर्णन किया गया है। इसके लिए हम अभी तक हमने जो पढ़ा, 14 दिन पहले इसकी सूचना सचिव के माध्यम से उस सदन के अध्यक्ष को देनी पड़ती है। दूसरा, उस पर 1/4 उस सदन के सदस्यों का 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होता है। जब यह संकल्प उस सदन को मिल जाता है, उसके बाद वह 2/3 बहुमत से वह सदन उस संकल्प को पारित करता है। जब यह संकल्प उस सदन से पारित हो जाता है, तो दूसरा सदन उस राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। वह जांच स्वयं भी कर सकता है या न्यायालय या किसी अधिकरण को भी प्रत्यायोजित कर सकता है। जब न्यायालय या अधिकरण को प्रत्यायोजित करता है या जब वह स्वयं जांच करता है, तो उस समय राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या उसे अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। जब यह वहां से पारित हो जाता है और दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से इस आरोप सिद्ध हो जाने के बाद इस प्रस्ताव को पारित कर देता है, इस संकल्प को प्रस्तावित कर देता है, उसी दिन से इस राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है या वह अपना त्यागपत्र भी सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंप सकता है। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। प्रायः पूछा जाता है कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति को जब वह त्यागपत्र देता है, तो उसके साथ ही उसकी इस बात की सूचना उसे लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ती है। अब आगे है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कब किया जाए। इसके संबंध में कहा गया है, अनुच्छेद 62 इस बात की व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 62 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कब किया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पदत्याग से या हटाए जाने के कारण जब उनकी पद रिक्त हो जाती है, तो उसको जो भरने के लिए जो निर्वाचन होता है, वह यथाशीघ्र और किसी भी दशा में 6 महीने से पहले उसको भर लिया जाता है। 6 महीने से पहले उसको भर लिया जाता है। रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति जो अपना पद धारण करता है, उससे लेके 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। वह 5 जो निर्वाचित होगा, वह अपने अगले 5 साल तक व्यक्ति वह अपने पद पर बना रहेगा। अब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद है तो कहाँ सोल्व होता है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम अधिकारिता है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनी जाती है। यह बात जब उठी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि कोई पद रिक्त है, यदि संसद का पद रिक्त है या विधानसभा डिसॉल्व है, तो निर्वाचन किस प्रकार से होगा। तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि उस समय जो उस तत्कालीन
निवर्तमान विधायक या निवर्तमान सांसद होते हैं, वही उसके लिए मत प्रदान करते हैं। जब इनकी निर्वाचन होती है तो निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य प्राय राज्य की राजधानियों में और संसद के सदस्य दिल्ली में मत प्रदान करते हैं। लेकिन यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य की राजधानियों में मत प्रदान करने की आवश्यकता हो तो इसकी लिखित सूचना 10 दिन पहले निर्वाचन आयोग को प्रदान करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार महाभियोग चलाई जाती है, उसकी निर्वाचन की रीति क्या है, उनके पद कब भरे जाएंगे। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य क्या हैं। हम राष्ट्रपति और अधिकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं तथा आप इस वीडियो से जो लाभ हुआ है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।